तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक, जिसने अपने को गयासुद्दीन तुगलक के रूप में पेश किया, वो मूल रूप तुर्क भारतीय था, जिसके पिता तुर्क और मां हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली के समीप एक नया नगर तुगलकाबाद बसाया। कुछ इतिहासकारों जैसे विंसेंट स्मिथ के अनुसार वो अपने पुत्र जूना खान द्वारा मारा गया, जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। जूना खान ने स्वयं को मोहम्मद बिन तुगलक के पेश किया और 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। उसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल रहा, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान था और उसे कुरान, फिक्र, कविताओं और अन्य क्षेत्रों की व्यापक जानकारियां थी। वो अपने नाते रिश्तेदारों, वजीरों पर हमेशा संदेह करता था, अपने हर शत्रु को गंभीरता से लेता था तथा कई ऐसे निर्णय लिए जिससे आर्थिक क्षेत्र में उथल-पुथल हो गया। उदाहरण के लिए, उसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों को ढलवाने का आदेश दिया। यह निर्णय असफल साबित हुआ क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जाली सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया और उससे अपना जजिया कर चुकाने लगे। एक अन्य निर्णय के तहत उसने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी, इसका नाम बदलकर उसने दौलताबाद कर दिया, स्थानांतरित कर दिया तथा दिल्ली के लोगों को दौलताबाद स्थानांतरित होने के लिए जबरन दबाव डाला। जो स्थानांतरित हुए उनकी मार्ग में ही मृत्यु हो गई। राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय गलत साबित हुआ, क्योंकि दौलताबाद एक शुष्क स्थान था, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या के अनुसार पीने का पानी बहुत कम उपलब्ध था। राजधानी को फिर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक के इस आदेश के कारण बड़ी संख्या में आए दिल्ली के मुसलमान दिल्ली वापस नहीं लौटे। मुस्लिमों के दिल्ली छोड़कर दक्कन जाने के कारण भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में मुस्लिम जनसंख्या काफी बढ़ गई। मोहम्मद बिन तुगलक के इस फैसले के कारण दक्कन क्षेत्र के कई हिंदू और जैन मंदिर तोड़ दिए गए या उन्हें अपवित्र किया गया। उदाहरण के लिए स्वयंभू शिव मंदिर तथा हजार खंभा मंदिर। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ 1327 ईस्वी से विद्रोह प्रारंभ हो गए। यह लगातार जारी रहे, जिसके कारण उसके सल्तनत का भौगोलिक क्षेत्रफल सिकुड़ता गया। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो कि दिल्ली सल्तनत द्वारा होने वाले आक्रमणों का मजबूती से प्रतिकार करने लगा। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और अपनी सेनाओं को हिमालय पर्वत से गुजरने का आदेश दिया। इस यात्रा में कुछ ही सैनिक जीवित बच पाए। जीवित बचकर लौटने वाले असफल होकर लौटे। उसके राज में 1329-32 के दौरान उसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए जाने के निर्णय के कारण राजस्व को भारी क्षति हुई। उसने इस क्षति को पूर्ण करने के लिए करों में भारी वृद्धि की। 1338 में उसके अपने भतीजे ने मालवा में बगावत कर दी, जिस पर उसने हमला किया और उसकी खाल उतार दी। 1339 से पूर्वी भागों में मुस्लिम सूबेदारों ने और दक्षिणी भागों से हिंदू राजाओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया और दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के पास इन बगावतों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे, जिससे उसका साम्राज्य सिकुड़ता गया। इतिहासकार वॉलफोर्ड ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत को सर्वाधिक अकाल झेलने पड़े। जब उसने ताम्र धातुओं के सिक्के का परीक्षण किया, 1347 में बहमनी साम्राज्य सल्तनत से स्वतंत्र हो गया और सल्तनत के मुकाबले दक्षिण एशिया में एक नया मुस्लिम साम्राज्य बन गया।
मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में गुजरात के उन लोगों को पकड़ने के दौरान हो गई जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी। उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 था, जिसने अपने साम्राज्य की पुरानी क्षेत्र को पाने के लिए 1359 में बंगाल के खिलाफ 11 महीने का युद्ध आरंभ किया, परंतु फिर भी बंगाल दिल्ली सल्तनत में शामिल न हो पाया। फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने राज्य में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के लिए व अकालों को रोकने के लिए यमुना नदी से एक सिंचाई हेतु नहर बनवाई। एक शिक्षित सुल्तान के रूप में उसने अपना एक संस्मरण लिखा। इस संस्मरण में उसने लिखा कि उसने अपने पूर्ववर्तियों के उलट अपने राज में यातना देना बंद कर दिया है। यातना जैसे कि अंग विच्छेदन, आंखें निकाल लेना, जिंदा व्यक्ति का शरीर चीर देना, रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, गले में पिघला हुआ सीसा डालना, व्यक्ति को जिंदा फूंक देना आदि शामिल था। इस सुन्नी सुल्तान यह भी लिखा है कि वो सुन्नी समुदाय का धर्मांतरण को सहन नहीं करता था, न ही उसे वो प्रयास सहन थे जिसमें हिंदू अपने ध्वस्त मंदिरों को पुनः बनाए। उसने लिखा है कि दंड के तौर पर बहुत से शिया, महदी और हिंदुओं को मृत्युदंड सुनाया। अपने संस्मरण में उसने अपनी उपलब्धि के रूप में लिखा है कि उसने बहुत से हिंदुओं को सुन्नी इस्लाम धर्म में दीक्षित किया और उन्हें जजिया कर व अन्य करों से मुक्ति प्रदान की। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया उनका उसने भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही उसने सभी तीनों स्तरों पर करों व जजिया को बढ़ाकर अपने पूर्ववर्तियों के उस फैसले पर रोक लगा दिया जिन्होंने हिंदू ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्ति दी थी। उसने व्यापक स्तर पर अपने अमीरों व गुलामों की भर्ती की। फिरोज शाह के राज के यातना में कमी तथा समाज के कुछ वर्गों के साथ किए जा रहे पक्षपात के खत्म करने के रूप में देखा गया, परंतु समाज के कुछ वर्गों के प्रति असहिष्णुता और उत्पीड़न में बढ़ोतरी भी हुई। फिरोज शाह के मृत्यु ने अराजकता और विघटन को जन्म दिया। इस राज के दो अंतिम शासक थे। दोनों ने अपने सुल्तान घोषित किया और 1394-1397 तक शासन किया, जिनमें से एक महमूद तुगलक था जो कि फिरोज शाह तुगलक का बड़ा पुत्र था। उसने दिल्ली से शासन किया। दूसरा नुसरत शाह था जो कि फिरोज शाह तुगलक का ही रिश्तेदार था, ने फिरोजाबाद पर शासन किया। दोनों संबंधियों के बीच युद्ध तब तक चलता रहा जब तक तैमूर लंग का 1398 में भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। तैमूर, जिसे पश्चिमी साहित्य में तैम्बुरलेन भी कहा जाता है, समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। उसे दिल्ली में सुल्तानों के बीच चल रही जंग के बारे में जानकारी थी, इसलिए उसने एक सुनियोजित ढंग से दिल्ली की ओर कूच किया। उसके कूच के दौरान 1 लाख से 2 लाख के बीच हिंदू मारे गए। तैमूर का भारत पर शासन करने का उद्देश्य नहीं था। उसने दिल्ली को जमकर लूटा और पूरे शहर को में आग के हवाले कर दिया। 5 दिनों तक उसकी सेना ने भयंकर नरसंहार किया। इस दौरान उसने भारी मात्रा में संपत्ति, गुलाम व औरतों को एकत्र किया और समरकंद वापस लौट गया। पूरे दिल्ली सल्तनत में अराजकता और महामारी फैल गई। सुल्तान महमूद तुगलक तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात भाग गया। आक्रमण के बाद वो फिर से वापस आया। तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ और कई गुटों के हाथों की कठपुतली बना रहा। सैयद वंश शासन काल 1414 से 1451 तक 36 वर्ष। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया। तमुरुद पर आक्रमण और लूट ने दिल्ली सल्तनत को बदमाशों में छोड़ दिया था और सैयद वंश के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी है। एनिमरी शिममेल राजवंश के पहले शासक को खस खान के रूप में नोट करता है।
जिन्होंने तैमूर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके शक्ति ग्रहण की थी। दिल्ली के पास के लोगों ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाए थे। उनका उत्तराधिकारी मुबारक खान था, जिन्होंने खुद को मुबारक शाह के रूप में नाम दिया और पंजाब के खो राज्यों को फिर से हासिल करने की कोशिश की। असफल। सईद वंश की शक्ति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम के इतिहास में गहरा परिवर्तन हुआ। शमीमल के अनुसार इस्लाम का पहले प्रमुख सुन्नी संप्रदाय पतला था। शिया गुलाब जैसे वैकल्पिक मुस्लिम संप्रदायों और इस्लामी संस्कृति के नए प्रतिस्पर्धा केंद्रों ने दिल्ली से परे जड़ें निकाली। सैयद वंश को 1451 में लोधी राजवंश द्वारा विस्थापित किया गया था। लोधी वंश शासन काल 1451 से 1526 तक 76 वर्ष। लोधी वंश अफगान लोधी जनजाति का था। बहलोल खान लोधी ने लोधी वंश को शुरू किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पश्तून था। बहलोल लोधी ने अपना शासन शुरू किया कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का विस्तार करने के लिए मुस्लिम जौनपुर सल्तनत पर हमला करके और एक संधि के द्वारा आंशिक रूप से सफल हुए। इसके बाद दिल्ली से वाराणसी, फिर बंगाल प्रांत की सीमा पर का क्षेत्र वापस दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में था। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उनके बेटे निजाम खान ने सत्ता संभाली, खुद को सिकंदर लोधी के रूप में पुनः नामित किया और 1498 से 1517 तक शासन किया। राजवंश के बेहतर ज्ञात शासकों में से एक सिकंदर लोधी ने अपने भाई बाबक शाह को जौनपुर से निष्कासित कर दिया। अपने बेटे जलाल खान को शासक के रूप में स्थापित किया। फिर पूर्व में बिहार पर दावा करने के लिए चलाया। बिहार के मुस्लिम गवर्नर्स ने श्रद्धांजलि और करों का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र संचालित सिकंदर लोधी ने मंदिरों का विनाश करने का अभियान चलाया, विशेषकर मथुरा के आसपास। उन्होंने अपनी राजधानी और अदालत को दिल्ली से आगरा तक ले जाया, एक प्राचीन हिंदू शहर जिसे लुप्त और दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत के दौरान हमला किया गया था। इस प्रकार सिकंदर ने अपने शासन के दौरान आगरा में भारत इस्लामी वास्तुकला के साथ इमारतों की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद आगरा का विकास मुगल साम्राज्य के दौरान जारी रहा। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में एक प्राकृतिक मौत हुई और उनके दूसरे पुत्र इब्राहिम लोधी ने सत्ता ग्रहण की। इब्राहिम को अफगान और फारसी प्रतिष्ठित या क्षेत्रीय प्रमुखों का समर्थन नहीं मिला। इब्राहिम ने अपने बड़े भाई जलाल खान पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी, जिन्हें उनके पिता ने जौनपुर के गवर्नर के रूप में स्थापित किया था और अमीरों और प्रमुखों का समर्थन किया था। इब्राहिम लोधी अपनी शक्ति को मजबूत करने में असमर्थ थे और जलाल खान की मृत्यु के बाद पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोधी मुगल बाबर तक पहुंच गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और मार डाला। इब्राहिम लोधी की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य ने इसे जगह दी।